सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। आज की वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जिस बात पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि आखिर ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में ट्रांजिशन क्यों हुआ, रीज़न ऑफ ट्रांजिशन क्या था। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 एडी है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी मेंशन किया था। अब ये ट्रांजिशन इस कॉन्क्वेस्ट के होने से कैसे हुआ। देखिए, हम जब भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं, बैटल रिकॉर्ड्स वगैरह को, तो हमें ये बात देखने को ज़रूर मिलती है कि हर नई रूलिंग पावर जो होती है ना, वो अपने हिसाब से सिस्टम को ट्यून करने का डिसीजन लेती है, अपने कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस को इम्पोज करना स्टार्ट करती है ताकि उस कनकर्ड टेरिटरी में उनका सिस्टम चले। यहाँ भी वैसा ही हुआ था। ठीक है। तो जो ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड हुआ एंग्लो सैक्सन्स का, तो नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी जो थी उनका इन्फ्लुएंस जो है वो मैक्सिमाइज हो गया है एंग्लो सैक्सन्स पे, ब्रिटेन पे। तो इसी वजह से जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई, कोर्ट की, पार्लियामेंट की, जो पोलाइट सोसाइटी है, इलीट क्लास वगैरह, उन सब की। तो इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो है ना वो नेटिव्स की लैंग्वेज लिटरेचर के साथ मिंगल हो गया। एंड जो रूलिंग क्लास था उसका जो नॉर्मन डायलेक्ट था वो एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट्स बन गए। ठीक। उस वक्त से लेकर 12th सेंचुरी तक एंग्लो सैक्सन्स जो है उनका एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुआ था। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इंग्लिश यूज़ की गई नॉर्मन्स के आने के बाद, इस सब चेंजेस एंड ट्रांजिशंस के गुजरने के बाद उसे मिडिल इंग्लिश का नाम दे दिया गया। जो किंग लीड कर रहा था इस कॉन्क्वेस्ट को, उसका नाम विलियम द कनकरर था। एंड उसकी डेट्स जो है 1028 टू 1087 एडी है। अब जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि अर्ली स्टेजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रिलीजियस लिटरेचर पे बहुत फोकस था। रिलीजियस लिटरेचर को बहुत ज़्यादा लिखा जाता था। तो इस पीरियड में, जैसे मैंने हेजियोग्राफी का कहा था, सेंट्स की लाइव्स के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में लिखना, तो इस पीरियड के दौरान हेजियोग्राफीज बहुत पॉपुलर हुई। ठीक है। जिन्हें बहुत से केसेस में अडेप्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह में। तो इन्हीं में से एक हेजियोग्राफी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस हेजियोग्राफी का नाम जो है वो द लाइफ ऑफ सेंट ऑड्री है। ठीक है। ये 1060 से लेकर 1126 यानी 1126 एडी तक, मतलब इसके बीच में लिखी गई है। तो ये स्टोरी जो है एक एंग्लन सैक्सन प्रिंसेस जो थी उसके बारे में है, जिसकी दो शादियां हुई। एंड दो शादियां होने के बावजूद भी वो प्योर रहती है अनटिल हर डेथ। तो ये स्टोरी का क्रक्स जो है ना वो यही दिखाता है कि स्पिरिचुअल मैरिज एक आसान रास्ता नहीं है सेंटहुड के लिए, सेंटहुड तक पहुंचने के लिए। एक जब आपके साथ एक अनविलिंग हस्बैंड हो जो सेंटहुड में को एक्वायर करने में, उस लेवल तक पहुंचने में आपका सपोर्ट ना करे। ठीक है। तो 12th सेंचुरी के एंड में जो लेमॉन है, उसने नॉर्मन फ्रेंच जो क्या बोलते हैं इसको, डायलेक्ट है, उसको अडेप्ट करके पहला इंग्लिश लैंग्वेज का वर्क प्रोड्यूस किया जिसका नाम किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल था। ठीक। अब किंग आर्थर कौन थे? किंग आर्थर जो है वो एक लेजेंड हैं, एक ऐसे किंग जिनके बारे में ब्रिटेन में माना जाता है जो कि बहुत इंसाफ पसंद किंग था। एंड उसका एक राउंड टेबल था, नाइट्स का एक पैनल था जिसमें वन ऑफ द वाइजेस्ट पीपल हुआ करते थे। ठीक है। तो किंग आर्थर के बारे में ये माना जाता है कि वो पहले किंग हैं जिन्होंने स्वॉर्ड ऑफ पावर को, एक मिथिकल वेपन है ये, जिसको उन्होंने वील्ड किया, यानी कि अपने हाथों में लिया एंड उसको अडेप्ट किया। मिथ आजकल जो है ना, ये डिफरेंट है। प्लेटो के टाइम पे डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। जब मैं इंशाल्लाह आगे जाके थेरी एंड क्रिटिसिज्म वाले सीरीज़ में आऊँगा, जब मैं उन पे वीडियोस बनाऊँगा, तो मैं वहाँ समझाऊँगा कि आज का जो मिथ है एंड तब जो मिथ था, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये हम तब डिस्कस कर लेंगे, तब आपको सब क्लियर हो जाएगी आज मिथ जो है उसका मीनिंग क्यों डिफरेंट है, तब जो मिथ था उसका मीनिंग क्यों डिफरेंट था। तो खैर, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर। तो अब जी ये जो बुक है ना, किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, ये इसको माना जाता है कि ये पहली हिस्ट्रियोग्राफी है। हिस्ट्रियोग्राफी मतलब हिस्ट्री लिखना, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना, जो इंग्लिश में लिखी गई थी आफ्टर द क्रॉनिकल, सिंस द क्रॉनिकल। तो क्रॉनिकल जो मैंने कहा है कि क्रॉनिकल जो है वो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इधर मेरा मतलब है जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल था, बिकॉज मैंने पिछली बार कहा था वीडियो में कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बहुत ही एक डिसाइडिंग वर्क था, इंपॉर्टेंट वर्क था, जिसमें वो सारे रिकॉर्ड्स लिखे गए, पहली बार एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा था। तो उसके बाद मतलब एक पहली एक हिस्टोरियोग्राफी जो है वो किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल
की जो बुक है इसको माना जाता है। तो किंग आर्थर जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गए बिकॉज ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड जिसका नाम जो है जॉफ्री ऑफ मॉनमथ था 1135 एडी के आसपास। तो इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया रिजम ब्रिटेनी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द ब्रिटेन, एंड जिसका ओरिजिनल नाम जो था द जस्टिस ब्रिटोनियम था। तो जो मिडिल इंग्लिश की बाइबल ट्रांसलेशन थी, खास करके वाइक्लिफ की जो बाइबल आई उस टाइम, वो बिल्कुल एक गेम चेंजिंग बाइबल आ गई, बिल्कुल सब बदल दिया उसने। तो वाइक्लिफ ने जो बाइबल ट्रांसलेशन की उसने इंग्लिश को एज ए लिटरेरी लैंग्वेज एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये जो बाइबल है ना ये 1382 से लेके 1395 के बीच में पब्लिक हुई। अब मैंने पब्लिक क्यों वो यहाँ यूज़ किया, पब्लिश नहीं, वो इसलिए बिकॉज पब्लिश तब ऐसे एज सच नहीं होती थी बुक्स, ये थोड़ा सा पैम्पलेट लेके पेपर्स वगैरह लेके वो पूरी बुक आके वो बाइंड करके नहीं आती थी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ पेजेस बिखरते थे, तो वैसी पब्लिक हो जाती थी बुक, कभी एक पेज कभी दूसरा पेज, तो उसी हिसाब से। तो यही जो बाइबल ट्रांसलेशन है वो कॉज बनी लोलार्ड मूवमेंट की। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो लोलार्ड मूवमेंट क्या थी? लोलार्ड मूवमेंट जो है वो एक प्री रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सी टीचिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो लोलार्ड मूवमेंट का चीफ कॉज जो है वो वाइक्लिफ की बाइबल को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर लोलार्ड की जो बाइबल है, लोलार्ड मूवमेंट जो है उस पर किसका पड़ा है कॉज, वो वाइक्लिफ की बाइबल है, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन पे जब मैं आऊँगा आगे जाके, जब हम इंशाल्लाह लेक्चर्स बनाएंगे, जब हम रिफॉर्मेशन पे बात करेंगे, तो मैं बताऊँगा आपको कि कैसे ये जो कैथोलिक्स वगैरह उनके बारे में, उनके अगेंस्ट जो मूवमेंट चली उसने कैसे एड किया इस मूवमेंट को, ठीक है। तो 13th सेंचुरी के अराउंड हमें रोमांस जो है उसको एज ए लिटरेरी जॉनरा हमें देखने को मिलता है, वो इमर्ज होता है एज ए लिटरेरी जॉनरा। तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि किंग हॉर्न एंड द हैवलॉक द डेन, तो ये जो रोमांसेस हैं, इनके जैसे रोमांसेस जो ये वर्क्स हैं, ये एक्चुअली बेस जो किए गए हैं ये एंग्लो नॉर्मन ओरिजिनल्स पे बेस किए गए थे, जिनका जैसे कि जो रोमांस ऑफ द हॉर्न ऐसी एक बुक, ऐसा एक वर्क था जिसके बेसिस पे जो ये एंग्लो नॉर्मल ओरिजिनल है, इसके बेसिस पे किंग हॉर्न एंड द हैवलॉक द डेन ऐसे जैसे रोमांसेस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए, लिखे गए। तो रोमांस ऑफ द हॉर्न जो है 1170 एडी में लिखा गया था, ये इसकी डेट है। तो 14th सेंचुरी के अराउंड हमें पहली बार मेजर इंग्लिश राइटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें से वन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है विलियम लैंगलैंड, जॉफ्री चॉसर, एंड एक और पोइट है जिनका नाम तो हमें पता नहीं है कि वो कौन है, बट उन्हें पर्ल पोइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड उनके इम्पोर्टेंस एंड वर्क्स मतलब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो पर्ल पोइट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क जो उनका रिकॉर्ड है वो है सर गवैन एंड द ग्रीन नाइट, उनका सबसे फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वर्क है। लैंगलैंड जो है उनका पियर्स प्लोमैन 1360 से लेकर 1387 तक इसकी डेट है, लिखा गया है इसके बीच में। या जिसे विजियो विलियमी दी पेट्रो प्लोमैन यानी विलियम्स विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन भी कहा जाता है, एक मिडिल क्लास एलेगोरिकल नैरेटिव पोइम है जो अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्स है। अब एलेगोरिकल का मतलब क्या होगा? एलेगोरिकल का मतलब एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें मॉरल सिखाए जाते हैं, हिडन मीनिंग होती है, मॉरल सिखाने के लिए लोगों को लिखी जाते हैं। जैसे काफ़ी हमको स्टोरीज लिखी जाती है, वो फिर उनमें वो कहा जाता है कि सही क्या है गलत किया है, देखो इसने ऐसा किया है, इसीलिए इसने जैसी करनी वैसी भरनी, उस टाइप का जिसमें मीनिंग होता है। तो एलिट्रेशन मीन्स कि जब सेम लेटर्स या सेम साउंड्स को यूज़ किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स, ये आप अक्सर पोइट्री में पाएंगे जो वर्सेस होती हैं उनमें। तो सर गवैन एंड द ग्रीन नाइट जो है एक लेट 14th सेंचुरी मिडल इंग्लिश एलिटरेटिव रोमांस है, ठीक। तो ये जो है उन स्टोरीज़ का हिस्सा है जिन्हें आज हम आर्थोरियन स्टोरीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने आप ही अपना एक और ही जॉनर बन गया। तो जब आर्थोरियन स्टोरीज़ का सारा कलेक्शन किया गया तो सर आर्थर एंड द गुयन नाइट, सर गुयन एंड द ग्रीन नाइट जो है ये उन्हीं आर्थोरियन लेजेंड्स की जो कलेक्शन है उन्हीं स्टोरीज़ में से एक बन गई। तो ये जो है ये आज का लेक्चर था मिडिल इंग्लिश पे। तो मुझे लगा था शायद इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, बट होपफुली ये एक ही लेक्चर में कंपाइल हो गया सारा। तो अगला लेक्चर जो है मैं लेट मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज पे दूंगा, एंड दैट विल फिनिश अवर इंट्रोडक्शन सीरीज़, वीडियो सीरीज़, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।